करी भगवान, भक्ति जनों को दो सदा भक्ति शक्ति और ज्ञान। अमृत से संचित करो विश्व जनों की आन, सुख स्वास्थ्य दीर्घायु का दो सबको वरदान। नमामि धन्वन्तरि मादिदेवं, सुरासुरैः वन्दित पाद पद्मं। लोके जरारुभयमृत्युनाशं, दातारमीशं विविधौषधीनाम्। अब मैं अपने स्नातक परिषद के अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा कि वे आदरणीय आचार्य बालकृष्ण जी का अंग वस्त्र पहनाकर एवं मोमेंटो देकर अभिनंदन करेंगे। अब मैं डॉक्टर रमाकांत शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि वे डाइस पर आकर स्वागत भाषण करेंगे। डॉक्टर रमाकांत शर्मा। पूज्य श्रद्धेय आचार्य जी के लिए क्या कहूं मैं जब पूज्य बाबा रामदेव जी आचार्य जी को देखता हूं तो मुझे कुछ लाइनें याद आई। जब यह चादर रंग रजवा को दीनी, लाल लाल रंग दीनी चदरिया, लाल लाल रंग दीनी। इसी संदर्भ में लिखा कि लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल। और लाली देखने में गई मैं भी हो गई लाल। ऐसे कबीर के लिए क्या कहें। उसने लिखा, यह चादर प्रहलाद ने ओढ़ी, यह चादर ध्रुव बाबा ने ओढ़ी, जस की तस धर दीनी चदरिया, राम राम रस भीनी। तो मुझे लगा कि यह भजन आज के परिप्रेक्ष्य में कुछ ऐसे भी गाया जा सकता है। यह चदरिया रामदेव ने ओढ़ी, यह चदरिया रामदेव ने ओढ़ी, यह चदरी बालकृष्ण ने ओढ़ी, चस की चस धर दीनी चदरिया, राम राम रस भी। और ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। मुझे सौभाग्य है, मैंने श्री शरणों में 3 वर्ष वहां सेवा किया। जितने रोगी अन्य चिकित्सालयों में कुल मिलाकर आते हैं, इतने रोगियों को तो आप सोच भी नहीं पाएंगे। इतने रोगी तो वहां फ्री में दवा ले जाते हैं। और उसमें एक स्वर्ण भस्म लिखा है, 2 योग लिखे हैं, इसकी भी कोई चिंता वहां आचार्य जी करते नहीं है। बड़ी एक अजीब धाम है। मुझे मौका लगा, एक बड़ी पुस्तक है स्वच्छंद भैरव पढ़ने का, उसके 20वें अध्याय में तांत्रिक संप्रदाय की पुस्तक है। यम नियम का कहीं चर्चा नहीं, आसन प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि केवल 6 पद लिए गए। यम नियम का कोई चर्चा नहीं, क्योंकि लॉन्गिविटी ऑफ लाइफ उनको भी चाहिए था। और उसने लिखा कि जहां योगी वास करता है वह धाम हो जाता है। मैंने सहस्त्र लोगों को पातंजलि योगपीठ में घुसने से पहले वहां दरवाजे में प्रणाम करते देखा। बहुत बड़ा योगदान है। यद्यपि उदार चित्त हैं, कभी हिसाब किताब नहीं रखा कि वो कितने लोगों को फ्री दवा जा रही है और कितने की जा रही है। तो यह क्या है, करोड़ों अरबों खरबों रुपए लोगों ने दान दिया, यह सोच करके वो सही जगह लगेगा, सही जगह उपयोग हुआ। ऐसे देवता हमारे बीच पधारे हैं, हम उनका करतल तो निश्चित स्वागत करते हैं। एक दिन एक महिला देखा, बहुत गरीब थी, बहुत ज्यादा। बोले मेरे पास पैसा नहीं है, हरियाणा की थी, बहुत गरीब परिवार। तो मेरे से कहने लगी कि आप मेरी दवा फ्री कर दीजिए। बड़ा चिंतित हुआ और मेरे पास तो अधिकार था नहीं। मैंने तो उसको यही बताया कि भैया ये दरवाजा है, पूज्य आचार्य जी निकलेंगे यहाँ से, बस तुम आगे पढ़ करके अपनी व्यथा कह देना। और वही हुआ, निःशुल्क कर दिया 6 मास के लिए। तो वह बातें हैं जो मुझे प्रभावित करती हैं।
मैं ऐसे हमारे अतिथि का अपने कॉलेज के प्रांगण में आप सबकी ओर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि अगर मुझसे कोई भूल हुई हो, क्षमा हो, तो आप मुझे क्षमा करेंगे। जय हिंद। जैसा कि आप जानते हैं 1976 में मैंने यहाँ से पास आउट किया था। जब मैं चतुर्थ वर्ष में था, मेरे साथी यहाँ पर 4-5 मौजूद हैं, डॉक्टर सुरेश, डॉक्टर नरेंद्र, डॉक्टर बाबूराम जी। ये लोग जानते होंगे कि उस समय पत्रिका का प्रकाशन होता था। डॉक्टर अनंत राम जी जो हमारे प्राचार्य भी रह चुके हैं और हमारे पूज्य गुरु भी रह चुके हैं, आज इस धाम में नहीं है, स्वर्ग धाम में हैं। उनके द्वारा पत्रिका का प्रकाशन हुआ था और उस समय मैं छात्र संपादक था। मेरे साथ डॉक्टर गोपाल शरण गर्ग थे, वो उसके संपादक थे मेरे साथ, और वो इस समय विजयगढ़ में सुधा निधि चलाते हैं। तो मैं आपको एक चीज स्मरण कराना चाहता हूं, जो पुराने हमारे स्नातक हैं, कि सुधा निधि, सुधाकर नाम से हमारी पत्रिका छपती थी पहले। तो संभवतः ऋषिकुल के लोग, जो हमारी नई जनरेशन है, वो सुधाकर को भूल गए। तो हमारे स्नातक परिषद ने यह निर्णय लिया कि हम सुधाकर को पुनः जीवित करेंगे, और आज सुधाकर जीवित होकर आपके सम्मुख, आपके हाथों में इस वक्त आएगी। इसके लिए मैं स्नातक परिषद का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ये प्रथम जिम्मेदारी मुझे दी। अपने बालकृष्ण जी महाराज का, जिनके पास हम समय समय पर बिना समय लेकर गए, उन्होंने हमें सहर्ष जो है सहयोग दिया, उनका भी मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। और मैं डॉक्टर चंद्र काला जी को सादर आमंत्रित कर रहा हूं। आज की आयुर्वेदिक महाविद्यालय स्नातक परिषद ये प्रतिवर्ष दिसंबर माह के दूसरे इतवार को एक मिलन समारोह आयोजित करता है। सन 1956 में अपने ऋषिकुल के प्रोफेसर डॉक्टर शिव कुमार गौड़ जी द्वारा एक विचार मन में आया कि एक ऐसा परिषद संघ बनाना चाहिए जो हमें आपस में हमेशा हमेशा के लिए मिला के रखे। 1989 में 89 में फिर ये विचार आया। उसमें अभी अभी हमारे सम्मुख उपस्थित हुए गुरु डॉक्टर रवि वेदी जी, डॉक्टर अनंतराम शर्मा जी, शिव कुमार गौड़ जी, इन सभी ने विचार किया कि इस संघ को पूरा फिर से पुनर्स्थापित करना चाहिए। और 89 में ही एक संविधान बनाया स्नातक संघ के नाम से, और उस संविधान के रूप में ही हम लोग इस संघ को चला रहे हैं। अब मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर अरुण त्रिपाठी जी से कि वे आशीर्वचन देंगे। डॉक्टर अरुण त्रिपाठी। आयुर्वेद की पताका को देश विदेश में फहराने वाले श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी, सबका मैं ऋषिकुल के इस प्रांगण में प्राचार्य के नाते स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, मैं आपको बताना चाहूंगा, ऋषिकुल कॉलेज जो आने वाले कुछ एक वर्षों में ही अपना सेंटिनरी वर्ष मनाने जा रहा है, और मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी अभी मंच पर ही आचार्य बालकृष्ण जी ने हमें उसको बहुत भव्य रूप में मनाने के लिए प्रोत्साहित भी किया, और अनेक तरह से उसमें समर्थन और प्रोत्साहन देने की भी हमें आश्वासन दिया है। मैं उनका भी प्राचार्य के नाते धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा, अभी चंदन के वृक्षों की भी चर्चा हुई। अभी तुरंत आचार्य जी ने मुझसे कहा कि मैं 100 चंदन के वृक्ष आपके कॉलेज को भिजवा देता हूं और उसको आप रोपित कराइए। मैं विश्वास दिलाता हूं आचार्य जी को कि हमारा द्रव्य गुण विभाग बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, बहुत अच्छी हमारे पास हर्बल गार्डन है, और मैं आपके द्वारा प्रदत्त चंदन के वृक्षों को भी
बहुत अच्छे से उनकी सेवा शुश्रूषा करूंगा। आचार्य जी और हमारे बिल्कुल हमारे ऋषिकुल परिवार के ही हम उनको सदस्य मानते हैं। हम गर्व से कहते हैं कि वो हमारे ऋषिकुल परिवार के ही हैं। आयुर्वेद के तो हैं ही वो पूरे विश्व में। जो उससे पहले जब नहीं जुड़े हुए थे तब हम सोचते थे हम किस हस्ती को बुलाएं। अब हम अधिकार से जाते हैं और सारी व्यवस्था जो भी हम जहां कमजोर पड़े रहते हैं तो वो कह देते हैं बिल्कुल कमजोर मत पड़िए आप, हमारी तरफ से सब व्यवस्था है। तो ऐसी हस्ती आचार्य बालकिशन जी आज हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में है। जोरदार तालियां, तालियों से आवाज गूंज जाए पीछे से भी। और सादर आमंत्रित कर रहा हूं परम श्रद्धेय आचार्य बालकिशन जी को। इस पावन मंच पर, इस मंच की शोभा को बढ़ा रहे सभी पूज्य वंदनीय सम्माननीय स्नातक गण, हमारे निदेशक महोदय हैं, प्राचार्य जी हैं, पूर्व प्राचार्य हैं, पूर्व निदेशक हैं, और लगभग 2-3 को छोड़ करके सारे ऐसे हैं जो मेरे पैदा होने से पहले के स्नातक हैं। और मंच के सामने भी आप सभी लोग, सच में जहां आयुर्वेद की बात होती है तो मेरे को अपना सा लगता है, क्योंकि मैं भी आपका ही संप्रदाय का हूं। आजकल लोग अपने अपने लोगों को ढूंढते हैं, अपने अपने मत संप्रदाय को बढ़ाने में लगे रहते हैं। तो आयुर्वेद बढ़ेगा तो हमको लगता है कि हमारा संप्रदाय बढ़ेगा, इसलिए हम हमसे प्रेम करते हैं। शायद उसकी वजह से आप हमसे प्यार करते हैं। यह परंपरा किसी भी संस्था के लिए बहुत अच्छी परंपरा होती है। मैं अभी डॉक्टर साहब से पूछ रहा था, रमाकांत शर्मा जी से, कि क्या देश में अन्य संस्थाओं में भी ऐसी स्नातक परिषद वाली परंपरा है क्या? तो कहीं कहीं पर जीवित है। यहां पर हरिद्वार में जैसे गुरुकुल में भी है। यह परंपरा जीवित ही नहीं अपितु यह पुष्पित और पल्लवित होनी चाहिए। इससे जहां आपस की जो दूरी होती है वो दूर होती है, पर उससे बढ़कर के इससे आयुर्वेद के संरक्षण संवर्धन में भी सहयोग प्राप्त होता है। तो यह आप सौभाग्यशाली हैं। विंशति यानी 20वां आपका यह स्नातक परिषद का, स्नातक मिलन का यह कार्यक्रम, यह भी 100 साल, 100 से भी आगे यह निरंतर चलता रहे। अभी 2019 में किसी संस्था के लिए 100 वर्ष पहुंचना यह भी बहुत गौरव और गर्व की बात होती है। और 14 है तो 19 में आपका 25 वर्ष हो जाएगा स्नातक परिषद का, और संस्था का 100 वर्ष होगा। तो मैं तो अभी से कहता हूं कि आप बहुत पुरजोर से तैयारी करिए और ऐसा करें कि आप, मैं पूछ रहा था कितने स्नातक हैं, अब कुछ तो भगवान को प्यारे भी हो गए हैं क्योंकि 100 साल संस्था को हो गया। तो फिर भी जितने भी हैं अभी से आप ऐसी तैयारी करें। मुझको तो आपसे ज्यादा उत्साह हो रहा है यहाँ से, तो अभी से यह कमर कस लें कि एक एक व्यक्ति जो है वो जितने टोटल स्नातक हैं इस देश में सबके हिस्से में बांट दें और सभी लोग उतने लोगों को ले करके आए। ऐसा भव्य कार्यक्रम का आयोजन हो तो उसकी तैयारी आप अभी से कर दें। जहां तक रही हमारी भूमिका, हमसे जो बन पाएगा, जो आप लोग कहेंगे, हम तो तैयार हैं आयुर्वेद के लिए करने के लिए। और अभी ऐसा समय भी आया है, सदियों के बाद, हम ये कह सकते हैं कि सदियों के बाद नहीं अपितु सहस्र वर्ष के बाद आज भारत में भारतीय जो संस्कृति है, परंपरा है, आयुर्वेद है, हमको ऐसा लगता है कि अब उसके दिन जो है वो बदलने वाले हैं, उनके अच्छे दिन आने वाले हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। और इस स्नातक परिषद के इस वातावरण में यह भी आपको पता होना चाहिए, पता है आप सबको, आप जानते हैं, पहली बार इस स्वतंत्र भारत में आयुष एक स्वतंत्र विभाग बन करके वह इस देश में काम कर रहा है। यह आप और हम सब के लिए भी परम गर्व और गौरव की बात है। तो एक स्वतंत्र मंत्रालय बन गया है। मंत्री जी बहुत अच्छे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी की बहुत संवेदना है, बहुत सोच और दृष्टि है। हमारी बात होती है, सूचनाएं जाती हैं, वरिष्ठ जो मंत्रीगण हैं, दूसरे जो पार्टी में बैठे हुए लोग हैं, सभी लोग ये कहते हैं कि आचार्य जी आप बताइए आयुर्वेद के लिए क्या करना है,
हम उसको करेंगे, हमारे हृदय में कितनी प्रसन्नता होती होगी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसी बात को मैं आपसे यह कह सकता हूं कि आप बताइए आयुर्वेद के लिए क्या होना चाहिए, वह काम अब होगा, अवश्य होगा। और यदि हम चूक गए, मैं उसके साथ साथ में यह भी आपसे निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि बाहर से भी हमारे कुछ स्नातक भाई यहाँ पर पधारे हैं, डॉक्टर जोशी जी बैठे हुए हैं, इन्होंने मर्म चिकित्सा को, आयुर्वेद की एक विधा को प्रतिष्ठापित किया है बहुत बड़े स्तर पर। अन्य भी स्नातक अलग अलग फील्ड में, क्योंकि पौधे तो एक नर्सरी में तैयार होते हैं, पर वो पौधे जब वृक्ष बन जाते हैं तो भांति भांति के पुष्प और फल उसमें आते हैं। तो इस नर्सरी के तैयार पौधे देश देशांतर में विविध तरह के आप सुगंधि से सुशोभित, सुवासित होकर के औरों को सुगंधित कर रहे हैं। तो सारी विधाओं को अब हमको ये करने की आवश्यकता है। जिस क्षेत्र में आपकी प्रवीणता है, उस प्रवीणता को किस तरह से आयुर्वेद के माध्यम से हम देश दुनिया में पहुंचा सकते हैं। जिस क्षेत्र में आपकी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का निराकरण कैसे हो सकता है, इन उभयविध विधाओं को जो है उसको फैलाना, जो समस्याएं हैं उनको दूर करना, ये कार्य अभी बखूबी बहुत अच्छी तरह से संभव हो सकता है। उसके लिए भी हमको आगे आना चाहिए। जितनी हमारे जीवन में अनुकूलताएं होती हैं, अनुकूलताओं से जहां कार्य करने में सुगम होता है, अनुकूलता हमारी जिम्मेदारी को भी और बढ़ा देती है। तो हम सब आयुर्वेद वाले, जो आयुर्वेद के उपासक हैं, आयुर्वेद की परंपरा में जीने वाले लोग हैं, हम सब के लिए यह अभी बहुत ही जिम्मेदारी का समय आ गया है। हम सबको उस कर्तव्य का निर्वहन करते हुए, अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए हमको अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना है। यदि हम चूक गए, यह समय कभी लौट करके नहीं आएगा। और मैं समझता हूं कि आयुर्वेद के हमारे जो अतीत इतिहास और हमारे पूर्वज, हमारे ऋषि परंपरा, महर्षि चरक सुश्रुत से लेकर के धन्वंतरी की परंपरा हमको कभी माफ नहीं करेगी। इसके लिए आप सब आगे आइए। मैं आह्वान भी करता हूं, और जहां तक हमारी बात रही कि जो भी होगा, जिस तरह की भी आपकी योजनाएं होंगी, हमारा प्रयास रहेगा, क्योंकि अभी आयुष में भी जो योजनाएं बन रही हैं, भगवान की कृपा से वह हमसे पूछा जाता है, हमसे बात की जाती है। अभी भी मेरी 3-4 दिन पहले आयुष के जो मंत्रालय के सलाहकार और सचिव महोदय मेरे पास थे। अभी पुनः फिर मीटिंग होने वाली है। तो इस संगोष्ठी के माध्यम से, इस महोत्सव के माध्यम से मैं यह भी निवेदन करूंगा कि आप सभी लोग एक ऐसे संगठन में जैसे कोई भी जिम्मेदारी ले लें, 5, 6, 7 स्नातक गण, बाकी लोग कुछ बना करके, समरी बना करके, एक पूरी चीजें तैयार कर करके उनको सौंपें, उसको पूरा एक स्वरूप बना करके हमको दे दें, तो इसका परिणाम आना चाहिए। इसको परिणाम को लाने के लिए बड़ा सरल सा उपाय है। जो आपके पास चीजें, जैसे अभी प्रकाशन विभाग के लिए भी हमने आयुष प्रकाशन के लिए भी कहा कि जो अच्छे साहित्य हैं, जो अच्छे विद्वान हैं, देश के अंदर किसी के पास कोई प्रतिभा है पर उस प्रतिभा को प्रतिष्ठापित करने के लिए साधन नहीं है, वो काम करने का काम आयुष का है। वह विभाग निश्चित रूप से वो काम करेगा। तो जिस क्षेत्र में आपकी पारंगतता है, उसको आयुष के माध्यम से कैसे हम स्थापित कर सकते हैं, इसके लिए प्रयास किया जा सकता है। और आप सब, हम सब मिलेंगे तो निश्चित रूप से वह कार्य सिद्ध होगा। तो एक ऐसी योजना बना करके वह चीज तैयार हो जाए, उस स्वरूप को हमारे बीच में हम रहेंगे, हम लोग फिर प्रयास करेंगे। चाहेंगे तो जैसे भी हमारे निदेशक महोदय, जो इस कॉलेज के प्राध्यापक भी हैं, अधीक्षक भी हैं, प्राचार्य हैं हमारे, तो शर्मा जी भी कह रहे थे, तो उनको ही इसके लिए बना दें, जिम्मेदारी दे दीजिए, आप ये ले लेंगे, मैं ऐसा मानता हूं। तो उनके माध्यम से फिर हम उस चीज को, क्योंकि यह आपकी मातृ संस्था है, और मातृ संस्था के मालिक हमारे अधीक्षक होते हैं, तो उनको भी करके इस कार्य को आगे बढ़ाया जा सकता है। दूसरी बात, आजकल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। हमारे मीडिया के भाई भी यहाँ पर बैठे हैं। एक छोटी सी बात है, फेसबुक है, लगभग सब लोग जुड़े हुए हैं। और मैं कभी कभी देखता हूँ हमारे जो आयु वृद्ध, ज्ञान वृद्ध बुजुर्ग लोग हैं, वो भी बहुत उत्साह से जुड़े होते हैं। संभवतः आपको ज्ञात है या नहीं मुझे नहीं पता, मेरे फेसबुक पेज से कितने लोग जुड़े हुए हैं। आयुर्वेद के लिए हमारा जो फेसबुक है वो भी बड़ा योगदान दे रहा है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, डेली मैं 2, 3, 4 पोस्ट करता हूं आयुर्वेद के विषय में।
और लगभग मेरे पेज लाइक्स 20 लाख से ज्यादा लोग हैं। तो आप भी जोड़ना, आप ना रह जाएं। मैं चाहता हूं सारे बच्चों से भी, आचार्य बालकृष्ण मेरा नाम है, नाम से वो करेंगे, तो आप जोड़िए और औरों को भी जोड़िए। हमको आयुर्वेद के लिए कई तरह से लगना है, जहां जहां से भी हम लग सकते हैं। जब हमको आयुर्वेद से रोटी मिलती है, आयुर्वेद के लिए हमको जीना है, तो सुबह से हमको यह सोचना है कि आयुर्वेद को हम कैसे खड़ा कर सकते हैं। तो उसके लिए हम काम करें। और फेसबुक से भी आप लोग जुड़िए, वह भी एक सशक्त माध्यम बन रहा। मुझको तो खुशी इस रूप में होती है, हम अपने आप को तो बहुत, इस बृहद इतना बड़ा आयुर्वेद का क्षेत्र है, इतनी ऋषियों की, सहस्रों ऋषियों ने तप कर करके उस विधा को इस धरातल पर इस रूप में उन्होंने प्रतिष्ठापित किया। हम तो एक बहुत ही नन्हे से हम अपने आप को छात्र मानते हैं आयुर्वेद का। और हमने देखा है कि आयुर्वेद के अंदर जो चीजें हमने थोड़ा थोड़ा सा काम किया, जड़ी बूटी का प्रोग्राम जब हमारे टीवी में आना शुरू हुआ, हमको भी विश्वास नहीं था कि लोग इतना उसको अच्छा मानेंगे, इतना स्वीकार करेंगे। तो आयुर्वेद में कितनी ताकत है यह हमको भी नहीं पता है। इतने साल हो गए हमको आयुर्वेद में जीते हुए, पर हमको भी यह नहीं पता है कि आयुर्वेद में कितनी ताकत है। तो हमने देखा, तो जो प्राइम टाइम पर जो न्यूज का टाइम होता है, उस समय पर न्यूज ज्यादा लोग देखते हैं, उस समय पर हमने देखा कि जड़ी बूटी का कार्यक्रम की टीआरपी बहुत ज्यादा है। तो इसका अर्थ यह है कि देश के लोग जानना चाहते हैं आयुर्वेद को, हमको नहीं जानना चाहते। हमको लोग जानते तो आयुर्वेद की वजह से जानते हैं, इसका मतलब आयुर्वेद को जानना चाहते हैं। तो आयुर्वेद से आपकी पहचान है, तो आयुर्वेद को आप बढ़ाएंगे तो अपने आप बढ़ जाएंगे। फेसबुक के विषय में मैं बताना चाहता हूं, जब से हमने शुरू किया, मुझको मुश्किल से 1 साल भी नहीं हुआ, 1.5 साल में हुए 20 लाख। ये मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बहुत समय से मैं नहीं हूं फेसबुक में। प्रतिदिन हमारे 5,000 से 10,000 पेज लाइक्स बढ़ते हैं, ये अपने आप में ही एक अजूबा है। और तब हमको और ताज्जुब हुआ, जब अभी जो वर्षों के कैलेंडर वगैरह बनते हैं, कई चीजें बनते हैं, कई बनकर के मेरे पास आ गए, देखा जो हम जो फेसबुक में डालते हैं, वो किताबें भी छप गई हैं और कैलेंडर भी बन गए हैं। इतना ही नहीं, यदि आप गूगल वगैरह पे इधर उधर सर्च भी करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारा मटेरियल, क्योंकि उसमें मैंने थोड़ा सा अपना कॉपीराइट सा कर करके, कॉपीराइट मतलब जो हटे नहीं, पता चल जाए कि वो हमारे द्वारा ही लिखा हुआ मटेरियल है, वो पूरे नेट पर बहुत जगह पर वो मटेरियल अवेलेबल है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो इससे आयुर्वेद को प्रतिष्ठा मिलाने में इससे बहुत बड़ा आपका योगदान हो सकता है। तो आप घर बैठे बैठे भी, क्योंकि तुरंत आपने किसी के मैसेज को शेयर किया या आपने किसी को दूसरे को आपने उसके साथ जोड़ा, तो उसका बहुत बड़ा लाभ पूरे देश को मिल सकता है। तो हम सब लोग मिल करके इस आयुर्वेद की प्रतिष्ठापना के लिए आप सब लगे हुए हैं, अपने अपने ढंग से, अपने अपने क्षेत्र में। पर और हम क्या अच्छा कर सकते हैं, इसके लिए हमको काम करना है। और मैं इसीलिए यहाँ आता हूँ, मुझे आकर के बड़ा अच्छा लगता। जो आपकी हमारी जो भावनाएं हैं, जो आप सबका प्यार है, वह निश्चित रूप से हमको और काम करने के लिए प्रेरित करता है कि जो हमने किया है उससे भी बहुत कहीं ज्यादा हमको अभी काम करना है। हम अनवरत कार्य में लगे हुए हैं, कहीं कमी रह जाए, त्रुटि रह जाए तो आप सूचित कर दें कि नहीं, इस कार्य को इस तरह से करने से और अच्छा हो सकता है। तो हम और भी सुधार कर करके काम करने के लिए भी तैयार हैं। 3 साल पहले मैं आया था, उस समय पर एक बात हुई थी, बहुत सारे हमारे चिकित्सक बंधुओं ने, बहुत सारे आप में से हमारे वरिष्ठ जनों ने हमसे कहा था कि औषधियों की उपलब्धता के लिए, तो उस विषय में भी हम विचार कर रहे हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम उस रूप में नहीं कर पा रहे हैं, उसको भी हम करेंगे। मैं अभी बैठे बैठे सोच रहा था कि जैसे आप लोग सभी यहाँ पर आते हैं, जो बाहर से आए हुए हमारे बंधु हैं, अगली बार के लिए मैं जरूर एक निवेदन यह करूंगा कि आप पतंजलि भ्रमण का कार्यक्रम रख लें। यहाँ से वहां तक की व्यवस्था हम कर देंगे पतंजलि की तरफ से, क्योंकि आपको देख करके गर्व होगा। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि आयुर्वेद के विषय में पतंजलि योगपीठ को देख करके लोग ये कहते हैं कि क्या आयुर्वेद का हॉस्पिटल भी ऐसा ही होता है क्या? यानी लोगों की जो मानसिकता थी कि आयुर्वेद का मतलब वैद्य जी बैठे होंगे, 2-4 पूड़ियां रखी होंगी, 2-4 शीशियां और बोतल होंगी, जो एक ये मानसिकता जैसे बन जाता है ना कि आयुर्वेद मतलब टूटी फूटी झोपड़ी और बैठे। क्योंकि हम लोग, हर कोई कहता है, अभी वैद्यों की बात आती है, कहते जी हमारी तो गरीबों की कौम है। अरे हम गरीब नहीं, दुनिया की गरीबी दूर करते हैं, अपने आप कैसे गरीब रह सकते हैं?
तो जब आयुर्वेद की बात आती है तो आयुर्वेद स्नातक अपने आप को थोड़ा सा हम लोग ही अपने अंदर, क्योंकि गलती ये बात है कि अभी तो हम उस बात के लिए भी सरकार से बात कर रहे हैं, हमारे बच्चों में कोई कमी नहीं है, परंतु सिस्टम ऐसा बना दी गई कि तुम्हारा एलोपैथिक में नहीं हुआ तो तुम आयुर्वेद में आ जाओ, तो तभी हमारे अंदर हीन भावना भर देते हैं कि हम तो सेकंड टाइप हैं इसलिए इधर हैं। ये मानसिकता को भी हमको तोड़नी है, कोई किसी से कम नहीं है। अरे तुम कमजोर हो इसलिए यहाँ नहीं हो, तुम ऋषियों की हमारी परंपराओं की जो है भगवान ने जोड़ा है कि उस ऋण से उऋण होना है और देश को भी उऋण करना है, इसलिए तुम आयुर्वेद के साथ हो। इस भावना को भी हमको भरना है। हमने कहा अभी मंत्री जी से, मैंने कहा सबसे पहले इसको खत्म करो, जो परीक्षा का पैटर्न है पहले से बच्चा मानसिकता बना ले कि मुझे आयुर्वेद में जाना है, मुझको आयुर्वेद पढ़ना है, ऐसे मानसिकता वालों को आयुर्वेद में ले आओ। ये मत करो कि एलोपैथिक में नहीं हुआ इसलिए हम आयुर्वेद में आ रहे हैं, क्योंकि उससे बच्चों के अंदर कहीं ना कहीं एक हीन भावना भर जाती है। तो हम दीनहीन नहीं हैं, हम इस ऋषि परंपरा के जो सृष्टि के आदि से दुनिया को जो जीवन देने वाली परंपरा है उसके संवाहक हैं। यह हमारे अंदर भी स्वाभिमान होना चाहिए। हमारे अंदर स्वाभिमान होगा तो दुनिया हमारे पास होगी, कहीं जा नहीं सकती है। तो पतंजलि ने स्वयं जो कार्य किया है वो तो अपनी जगह पर है, जितना भी कर पाया हम कर रहे हैं, परंतु पतंजलि ने कार्य से बढ़कर के पूरी दुनिया को संदेश देने का काम किया है कि आयुर्वेद भी ऐसा सुंदर हो सकता है। यह बड़ा उदाहरण है। लोग आते हैं, वहां की सफाई व्यवस्था देखते हैं, वहां की व्यवस्थाएं देखते हैं, उस भवन को देखते हैं, तो लोगों को लगता है कि हाँ आयुर्वेद में भी कोई दम है। तो आयुर्वेद में दम है, पतंजलि वहां आने से लगा तो वो जाकर के कोई जरूरी नहीं कि पतंजलि की दवाई खाए, वो रोगी आपके पास ही जाएगा, क्योंकि उससे आपके प्रति उसकी भावना बनेगी। तो हम सबको मिलकर के उस कार्य को करना है और बहुत काम करना है। अभी यहाँ भी विविध विषयों में अभी जो परास्नातक का जो पाठ्यक्रम चालू करना है और करना है, हम तो पूरे भारतवर्ष को लेकर के योजना बना रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात हमारे दिमाग में एक बात और थी, जड़ी बूटी के संदर्भ में भी, क्योंकि द्रव्य गुणों का ज्ञान जो है यहाँ भी अच्छा है। पुराने पेड़ हैं, नए पेड़ और लगने चाहिए और काम होना चाहिए, परंतु द्रव्य गुण का ज्ञान, क्योंकि आयुर्वेद में जो चिकित्सा के 4 पाद हैं आप सब जानते हैं, उसमें से यदि औषधियां नहीं होंगी हम आयुर्वेद वाले क्या करेंगे, कहीं भी हो। और ये बड़ी विकट समस्या है। और हमने यह भी कहा कि आयुर्वेद के जो पठन पाठन की परंपरा में जड़ी बूटी को, ठीक है हमारा द्रव्य गुण विषय होता है, पर मैंने कहा कि जड़ी बूटी उगाने का भी कुछ पढ़ाया जाए। चिकित्सा से ज्यादा जड़ी बूटी कल्टीवेशन के लिए और जड़ी बूटी उगाने के लिए, संरक्षण के लिए हमको ध्यान देने की भी आवश्यकता है। तो उसके ऊपर भी हम अभी बात कर रहे हैं, नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड के साथ भी। और यह भी, आप सब चिकित्सक बंधु हैं, आप चिकित्सा कार्य कर रहे हो तो चिकित्सा से अतिरिक्त जो संबंधित विभाग की जो सहयोग की संभावनाएं हैं उसका नॉलेज भी आपको होना चाहिए। क्योंकि उस विषय में मैं ये भी निवेदन कर सकता हूं कि यदि आपका सही प्रोजेक्ट होगा, हम वहां पर बोर्ड को कह देंगे कि वो उसको स्वीकार कर दें, तो हो सकता है कि आप बहुत सारे शहरों में रहते हैं, बहुत सारों की गांवों से पृष्ठभूमि रही हो, आपके घर में जमीन हो, तो मैं कहता हूं कि यदि वैद्य है और अपने खेती में गन्ना और धान उगा रहा है, ये शोभा नहीं देता। आप वैद्य हो तो जड़ी बूटी उगा लो, उसके लिए नेशनल मेडिसिन प्लांट बोर्ड से वो भी मिलता है, सब्सिडी भी मिलती है। तो हमको यह सोचना है कि एक उदाहरण मैंने दिया कि हम क्या क्या कर सकते हैं, ये हमको सोचना है। क्योंकि अलग अलग जगह की अलग अलग परिस्थितियां होती हैं, अलग अलग लोगों की अलग अलग समस्याएं होती हैं, पर उन समस्या में ही कहीं हमको समाधान ढूंढना है, रास्ता तलाश करनी है। और उत्तराखंड के संदर्भ में मेरे दिमाग में एक बात चल रही थी कई दिन से, जो यहाँ उत्तराखंड के आसपास हैं। हमने उत्तराखंड में यमकेश्वर ब्लॉक में, यहाँ से बहुत दूर नहीं है, यहाँ से करीबन 80 किलोमीटर दूर है, तो हमारे दिमाग में यह बात थी कि अधिकतम वनौषधियां जो इधर होती हैं उनको एक जगह पर कैसे लगाया जाए। वो लगाने का प्रयास किया और इस साल हम लोगों ने 50,000 आंवले के पेड़ एक जगह पर रोप दिए। ये अपने आप में, बाकी भी हैं बहुत सारे औषधीय पौधे हैं जंगल के रूप में भी। और आप देखेंगे तो आने वाले 3-4 समय 2000 जो अभी 19 की आप बात कर रहे हैं, तो 2019 में आप यहाँ तैयार कर दीजिए और उधर की तैयारी मैं करूंगा, तो उस समय 2019 तक तो मुझको लगता है जड़ी बूटी के संदर्भ में एक आपको स्वर्ग जैसा हम वहां बनाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि वह जगह भी बहुत है, पहाड़ के हिसाब से देखा जाए तो वो 200 एकड़ से ज्यादा जमीन है, यानी 200 एकड़ का मतलब होता है पहाड़ों में 4000 नाली। तो इकट्ठी इतनी जगह होना भी बहुत कठिन काम था। ये परमात्मा की व्यवस्था है।
मैं तो कभी कभी सोचता हूं हमारी क्या औकात है, भगवान जो कराना चाहता है ना फिर दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। तो ये जो आज वातावरण बना है यह भी कहीं परमात्मा की व्यवस्था के तहत, ये परमात्मा की कृपा से हो रहा है, ये हम सबको विश्वास होना चाहिए।